आप सभी को अभी रियलाइज नहीं होगा कि आप लोग कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। बट कुछ टाइम बाद जब आपका एग्जाम आपके करीब होगा, 1 से 2 महीने आपके पास होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार जो समय हमारे पास था हमने वो गवा दिया। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक 5x स्पीड पे आपको क्यों सिलेबस रिवाइज करना चाहिए, क्यों सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहिए, वो बताने वाला हूं। बिकॉज अगर आप लोगों ने ये स्टार्टिंग के 3 मंथ बर्बाद कर दिए तो आगे आने वाले जो रिमेनिंग 4 मंथ आपके पास हैं, आप लोग सोचना भी मत कि आपके वो बहुत बेहतरीन निकलने वाले हैं। क्योंकि वो जो आगे आने वाले 4 महीने हैं वो आपके मेंटली बहुत ही परेशान से निकलने वाले हैं, बहुत ही परेशानी आपको होने वाली है। बट थिंग इज कि वही एक ऐसा मोमेंट होता है जिस टाइम आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बट फिर भी क्या लास्ट ईयर 2.4 मिलियन स्टूडेंट नीट एग्जाम में अपियर हुए थे, बट सिलेक्शन ओनली 1 पॉइंट समथिंग % स्टूडेंट्स का होता है। क्या यही सच्चाई है? मतलब कि 24 लाख बच्चे नीट एग्जाम में 2024 में अपियर हुए थे। सो इस साल 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 26 लाख समथिंग नीट एस्पिरेंट्स अपियर होने वाले हैं। जब आप लोग 24 लाख बच्चों में सिलेक्शन नहीं ले पाए तो क्या इस साल 2025 में 26 लाख बच्चों में सिलेक्शन ले पाओगे? क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है। बट अब इस वीडियो में मैं आपको ये रियलाइज कराने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है और सिलेबस कंप्लीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा कि यार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद हो जाएगा। बट जो बच्चा इंडिया के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में बैठे हैं, उनसे तुम पूछना कि जब तुम लोग सीरियस होते हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उससे पहले तो वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और फिर तुम लोग बोलते हो कि यार भैया हम लोगों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, हमने तो बहुत मेहनत की थी। क्या आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं? क्या आप सही डायरेक्शन में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं? एक चीज और मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि आपको ये लगता है कि कोचिंग्स को ज्वाइन करने से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या जो लास्ट 2024 में 24 लाख बच्चे अपियर हुए थे, क्या उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी? उसमें से ओनली 1 या फिर 2 लाख स्टूडेंट्स ने कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोचिंग जाते थे। बट फिर भी क्या हर एक स्टूडेंट जो कोचिंग जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हां, जो बच्चा कोचिंग के थ्रू बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर नीट एग्जाम क्रैक करता है, उससे कभी तुम कांटेक्ट करके देखना, उससे कभी बात करके देखना, वो तुमसे ये बोलेगा कि कोचिंग के भरोसे तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोचिंग के भरोसे सिर्फ आपका सिलेबस हो सकता है बट सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो आपको ये बोलेगा कि सिर्फ कोचिंग के भरोसे डिपेंड मत रहना, खुद की स्ट्रेटेजीज, खुद के प्लान्स, खुद के अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आना। बिकॉज ये जो एग्जाम्स होते हैं ये चीज हमें मांगती है इंप्रूवमेंट, खुद के अंदर डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग। कोचिंग्स हमें एक सीधा सा एक पाथ प्रोवाइड करती है, उस रास्ता प्रोवाइड करती है उस जर्नी को स्मूथ वे बनाने के लिए। बट एक प्रैक्टिकल ये है कि 24 लाख बच्चों में से ओनली एंड ओनली 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और वो स्टूडेंट्स वही होते हैं जो खुद से मेहनत करते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं रहते। क्या आप लोग खुद पे डिपेंड है या फिर दूसरों पे डिपेंड है? क्या आप लोग दूसरों पे डिपेंड हो या फिर ये सोच के चलते हो कि यार मैं खुद से कर रहा हूं, मेहनत मेरा हो जाएगा? डिपेंडेंसी से काम नहीं चलेगा। और मैं तुम्हें अब आते हैं बात सिलेबस की। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार अभी तो 6 से 7 महीने बच रहे हैं, बट आपको लगता है 7 महीने हैं आपके पास? बिकॉज अभी तो आपकी मेरे हिसाब से 11th भी कंप्लीट नहीं होगी और जो बच्चे 2025 में सिलेक्शन लेने वाले हैं ना, उनका 1 महीने बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। गाइस सेम कुछ ऐसी सिचुएशन मेरी थी जब मैं अपने नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मेरा पूरा सिलेबस बर्बाद था, मेरे पास खुद के पास बहुत ही कम समय था और उतने कम समय में मेरे को जेईई भी देना था, नीट भी देना था, केवीपीवाई भी देना था। और ये तीनों एग्जाम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में काउंट होते हैं और मैंने भी बहुत ही कम समय में ये एग्जाम्स क्रैक किए हैं और अच्छी रैंक से किए हैं। बट द थिंग इज खुद पे वर्क करना, खुद पे अपने एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग करना, खुद को एनालाइज वे में वर्क करना। तो आप लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि यार हमारे पास 7 महीने हैं, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत टाइम है हमारे पास, सिलेबस आराम से होगा। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और कुछ टाइम बाद अक्टूबर में मिड भी स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर के एंड में शायद दिवाली वेकेशंस आने वाली हैं।
अब इसके अंदर मैं अप्रोक्स मान के चलता हूं कि आपके पास 10 से 12 दिन तो वेस्ट हो गए, क्योंकि मिड स्टार्ट होने वाला है, तो 10 से 12 दिन आपके वेस्ट हो गए। अब बात करते हैं आपकी दिवाली वेकेशन। दिवाली वेकेशन से स्टार्टिंग के 5 डेज जो आपके प्रिपरेशन में लगने वाले हैं, एंजॉयमेंट जो भी है घर में प्रिपरेशन वगैरह, और 5 दिन दिवाली के जिसके अंदर फेस्टिवल्स वगैरह आप लोग एंजॉय करोगे, और उसके बाद रिमेनिंग 5 दिन जिसके अंदर आप लोग ये सोच रहे होंगे बैठ के कि यार कितना टाइम वेस्ट कर दिया, अब सिलेबस कैसे स्टार्ट करेंगे, एक रेगुलरिटी हमारी टूट गई, अब उस रेगुलरिटी की कैसे मेंटेन करेंगे। तो समथिंग 10 डेज टू 15 डेज दिवाली वेकेशन में और 12 से 10 दिन आपने ऑलरेडी बर्बाद कर दिए। तो अक्टूबर ऑलमोस्ट आपका बर्बाद है। अब आते हैं नवंबर और दिसंबर। नवंबर आपका पूरा इन द सेंस कि स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 2 वीक्स आपके बिल्कुल बर्बाद जाने वाले हैं, बिकॉज आप लोग एक रिग्रेट में स्टार्टिंग के 2 to 3 वीक या फिर 1 to 2 वीक आप स्पेंड करने वाले हैं कि यार भैया मेरी रेगुलरिटी टूट गई यार, भैया विंटर वेकेशंस, विंटर स्टार्ट हो गई है, भैया मेरी बॉडी लैंग्वेज वो चेंज हो गई है, वो बहुत आलस आता है, मैं कंफर्ट जोन में चला गया हूं। तो नवंबर का स्टार्टिंग भी और मैं कहूंगा कि इसका मिड भी आपका बर्बाद जाएगा। अब आप थोड़ा थोड़ा सीरियस होंगे नवंबर के मिड में, जिसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज होने लगेगा कि यार अब मुझे सिलेबस भी खत्म करना चाहिए, अब यार मेरे मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं और अभी मेरे पास बहुत सारी डीपीपीज, होमवर्क, नोट्स पेंडिंग पड़े हैं, कैसे करूंगा। अब रहा दिसंबर। जब दिसंबर में थोड़ा थोड़ा आप सीरियस होना स्टार्ट होंगे तो जो ठंडी होती है वो और इंक्रीज होगी और आपके अंदर और प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको और यूट्यूब पे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको ये प्रेजेंट किया जा रहा होगा कि आपके पास समय बहुत कम है। आप और टेंस होंगे और प्रिपरेशन जो आप लोग स्टार्ट करने वाले थे और खराब होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है, दिसंबर भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब आते हैं जनवरी, जिसके अंदर बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट होंगी और उन टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार टेस्ट सीरीज है, इसके थ्रू मैं अपना सिलेबस कवर करूंगा। बट स्टार्टिंग के 1 से 2 टेस्ट सीरीज में जो मॉक टेस्ट होंगे वो आप लोग बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं और स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं। बिकॉज हमने जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो बहुत जोश से स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं। बट जैसे जैसे आपके मॉक टेस्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे आपकी प्रिपरेशन फिर से लूज होने स्टार्ट होगी और ग्रिप नहीं बन पाएगी। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने सही किया है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके या फिर गलत किया। आप इस कंफ्यूजन में अपना पूरा जनवरी वेस्ट कर देंगे। अब आती है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने जिसके अंदर आप लोग क्या प्रेफर करोगे कि यार चलो कोई है ना वन शॉट सीरीज देखते हैं, उस वन शॉट सीरीज को देखने के बाद हम लोग अपना सिलेबस कवर करते हैं। बट मैं आपको रियलाइज करा देता हूं कि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम पे यही प्रेफर करते हैं कि वन शॉट सीरीज हम लोग प्रेफर करेंगे और सिलेबस खत्म करेंगे। बट तुम्हें ये बता देता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रेफर करने के बाद उनके पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि अपने नोट्स को पलट के देखें, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि पहले हम लोग सारे लेक्चर्स देख लेते हैं, फिर नोट्स रिवाइज कर लेंगे, फिर होमवर्क कर लेंगे। बट जब आप लोग सारे लेक्चर्स फिनिश करने के बाद अपने नोट्स देखते हो तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मैं भूल गया, अब क्या करेंगे। तो धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन खराब होगी। सो ये आपके साथ अपकमिंग 7th मंथ में होने वाला है। और अगर आपको लगता है मेरे साथ नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली 100 नहीं 1000% कह सकता हूं कि यही चीज आपके साथ होगी, क्योंकि आज से ही नहीं, मैं 2 to 3 ईयर से हजारों लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में भी गए हैं। उनके एक्सपीरियंस से, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो गए, उन्हें भी मैंने देखा है। उनके एनालिसिस पे मैं आपको बताता हूं कि ये बेटा आपके साथ होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ ये ना हो तो इसके लिए अभी से रेडी हो जाना, तैयार हो जाना और अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लेना, क्योंकि बहुत बुरी हालत होने वाली है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट आता है, आप मेरे बारे में सोचते हैं भैया आपका नीम क्या है, आप क्या करते हैं। माई सेल्फ सुमित प्रजापत एंड रिसेंटली आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस एंड आई वाज इन लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैंने 3 एग्जाम्स क्रैक किए थे। जेईई मेरा बहुत ही हेक्टिक था, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्रैक करना। एंड एमबीबीएस ऑलरेडी नीट एग्जाम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि मैंने स्विच किया था अपना डिपार्टमेंट। एंड केवीपी वो मेरे को थोड़ा सा इजी लगा था, बिकॉज मैं थोड़ा हैबिचुअल हो गया था एनवायरमेंट, मेहनत करने के जो एनवायरमेंट होता है उसमें थोड़ा हैबिचुअल हो गया था, तो मेरे लिए थोड़ा अप डाउन आए थे। बट अभी आती है आपकी बारी कि आपको अब क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको पूरा प्लान करना चाहिए कि मेरे लिए कब कब क्या क्या करना चाहिए मुझे।
राइट? आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कब तक अपना सिलेबस खत्म करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंस ये है सिलेबस खत्म करने की। आपको नीट एग्जाम अटेम्प्ट या फिर देने से पहले एटलीस्ट आपको 4 to 5 to 6 टाइम्स आपको अपना सिलेबस थ्योरली विद क्वेश्चन प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट आपको रिवाइज करना होगा। ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप लोग एक बार सिलेबस रिवाइज कर लोगे और उसके बाद ये सोचते हो कि यार सिलेबस रिवाइज हो गया अब सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, उनसे पूछो कि वो लोग कितनी बार सिलेबस रिवाइज करते हैं। इवन मैं अगर मेरी बात करता हूं तो मैंने खुद ने 4th डे पेपर अटेम्प्ट करता था। 3 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज एंड द 4th डे अपना मॉक टेस्ट सिलेबस लाइक मॉक टेस्ट प्रिपेयर करता था, उसे एनालाइज करता था, अटेम्प्ट करता था। और 4th डे में एक ही मॉक टेस्ट नहीं देता था, मैं एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट देता था। मेरा पूरा दिन मॉक टेस्ट में ही जाता था। तो इतनी मेहनत आपको लगती है। अगर आप एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज भी चाहोगे ना तो भी मेहनत लगेगी। तो मोस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फर्स्टली ये डिसाइड करना है कि मुझे कब तक अपना सिलेबस एंड करना है। डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप लोग अपनी डेडलाइन फिक्स नहीं करोगे तो जो लोग आप लोग चाहते हो कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए वो ऐसे नहीं होगी, उस कोऑर्डिनेट वे में नहीं होगा। तो अगर आपके पास एक डेडलाइन होगा तो उसके अंदर आप थोड़ा सीरियस होके डेडिकेटेडली मेहनत करोगे। अदरवाइज रेंडमली आप लोग चलोगे, कुछ भी करोगे जो मन में आएगा। डेडलाइन फिक्स किया, उसके बाद वो डेडलाइन फिक्स करने के बाद अब ये काउंट करना है कि आपके पास कितना टाइम है। मैंने दिसंबर एंड तक मुझे सिलेबस खत्म करना है, तो मेरे पास उससे पहले कितने दिन हैं और मेरे कितने दिन बर्बाद होने वाले हैं, उसके बाद मेरे पास कितने डेज बचते हैं और इसके अंदर मुझे कितना सिलेबस कवर करना है। ये डाटा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको ये प्लान करना है कि मुझे कैसे कैसे करना है, मुझे प्लानर कैसे बनाना है। प्लानर आपको ऑनेस्टली आपको बिलीव नहीं होता होगा, मैं खुद मेरे टाइम एग्जाम टाइम पे मैं खुद इतने सारे प्लानर्स बनाता था। ये तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट अगर मैं आपको ट्रूली दिखाऊं ना, ये सारे प्लानर्स जो मैं आप सभी को प्रोवाइड करता हूं, ये सारे प्लानर्स वही हैं जो मैं एक टाइम पे मैं खुद फॉलो करता था। इतने सारे प्लानर्स मैंने खुद ने फॉलो किए। उसके बाद एक बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में आज अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूं। बट द थिंग इज कि आपको एक अच्छा सा प्लानर बनाना है और उस प्लानर को फॉलो भी करना है। और उसके अंदर ये नहीं कि बैकलॉग है और मेरा रिवीजन पेंडिंग है, उस प्लानर के अंदर आपकी सारी चीजें कवर होनी चाहिए। बैकलॉग, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन। जब आप लोग दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सबसे मेन जर्नी स्टार्ट होती है जनवरी से, रिवीजन एंड पेपर प्रैक्टिस। पेपर प्रैक्टिस एंड रिवीजन आपकी जर्नी में, नीट एग्जाम की जर्नी में 80% रोल प्ले करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें एग्जाम ही तो देना है और एग्जाम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन से लड़ना है। मॉक टेस्ट को अपने मेंटली इतना प्रिपेयर करके चलना है कि मैं पे हार गिव अप ना मानूं और गिव अप ना करूं। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप लोग गिव अप करते हो। तो आपको 4 महीने से 3 महीने एटलीस्ट चाहिए कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो सको उस नीट एग्जाम के लिए, जो कि मेंटली बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने आपके बहुत स्ट्रगल से जाने वाले हैं। बिकॉज यू हैव टू रिवाइज योर सिलेबस एटलीस्ट मोर देन 10 to 15 टाइम्स। इट्स सो इंपॉर्टेंट। सो आपको अपना रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जितना रिवाइज करोगे आपके कंसेप्ट आपके इतने स्ट्रांग होते जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होगा और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो हर एक रिवीजन के राउंड के साथ इंक्रीज होते जाएंगे। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको यह पता लगेगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने जाओगे अपने सिलेबस का, तो मॉक टेस्ट आपको एनालाइज करवाएगा कि आपकी किस चैप्टर में कितनी वीकनेस है, कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, कहां पे आपको कितना वर्क करने का नीड है और किस टॉपिक में आपको कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड है। जब आप इन फेजेस के थ्रू निकलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मेरी प्रिपरेशन बूस्ट हो रही है, मेरी जो एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छी चल रही है। और धीरे धीरे जो आप लोग बोलते हो ना कि यार भैया मेरे अभी 200 ही नंबर आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद देखना वो 600 प्लस भी आएंगे। बट 1 महीने की मेहनत जो होगी जनवरी में वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, बहुत ही स्ट्रगलिंग होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आपको अप डाउन आएंगे, नंबर नहीं आएंगे। रिवीजन करने टाइम ऐसा लगेगा कि यार मैं तो सारा भूल गया। बट उस टाइम आपको खुद पे भरोसा रखना है कि यार जितना मैं अभी करके आया हूं ना वो मुझे सारा याद है। क्योंकि एक भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो आपको एट द एंड ऑफ द डे तक जिता सकती है और कोई चीज आपको नहीं जिता सकती। एक खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। आपको सभी को ऐसा रियलाइज होगा जब आप लोग सिलेबस रिवाइज करने जाओगे ना कि मैं सब कुछ भूल गया। नहीं, कुछ नहीं भूले हो, बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन रखना है और धीरे धीरे देखना सारी चीजें रिकॉल होने लगेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको मैं शॉर्ट नोट दिखाता हूं।
इफ आई हैव शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर इसलिए करने हैं बिकॉज लास्ट टाइम पे एक रैपिड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आपके कंसेप्ट, आपके फॉर्मुलेज, आपके थ्योरी पॉइंट्स, आपके क्वेश्चंस ऐसे रिकॉल होते हैं कि आपने जस्ट अभी सारा सिलेबस डिटेल में पढ़ा हो। तो आपको एक रैपिड रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो उससे पहले ट्राई करना कि 4 to 5 टाइम्स आपका सिलेबस डिटेल में रिवाइज होना चाहिए। सो आप लोग ट्राई करना कि फैब के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, बिकॉज एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आपकी ऐसी हालत होगी जिसके अंदर आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, बट फोर्सफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज 2 साल आपने मेहनत की है और अब नहीं पढ़े, अगर अब 5 दिन नहीं पढ़े तो पूरी 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए आप सभी को शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर फिर भी किसी के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरे खुद के हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं जिनको पढ़ के मैंने ही नहीं, हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, सो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। और कुछ ऐसे पेपर्स जिन पेपर्स की आपको मस्ट नीड है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरे नंबर नहीं आ रहे। कुछ पेपर्स मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी से कंटेंट बना हुआ है, मुझे सिर्फ ऐसा कंटेंट चाहिए जो मेरे एनसीईआरटी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करे। तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, कुछ पेपर्स हैं मेरे पास, ठीक है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे ये अपलोड कर दी है, ठीक है, आप लोग देख लेना। ये कुछ ऐसे पेपर्स है मेरे पास और कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, मैं कोई ब्रांड को पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपकी हेल्प के लिए। इसके अंदर कुछ ऐसे पेपर्स है कि इनके अंदर एनसीईआरटी हैशटैग पेज नंबर दिस एंड दैट, हर एक क्वेश्चन जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सारे क्वेश्चंस मेंशन है कि आपके अगर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन लिया गया है ना, किस एनसीईआरटी के पेज नंबर से लिया गया है, कौन सी लाइक लिया गया है, एग्जांपल से लिया गया है, एग्जाम्पलर से लिया गया है या फिर एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन मैंने कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉलो करना है। तो सारा रोड मैप मैं आपको क्लियर कर दिया है। ये जो 5x स्पीड रिवीजन है या फिर सिलेबस कंप्लीशन है, इसके अंदर बेटा मेरा जो मेन मोटिव था ना, वो ये चीज आपको रियलाइज कराना है कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग आगे की चीजें नहीं सोचोगे, अभी बस जो चल रहा है उसको करते रहोगे, तो आप लोग आगे के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, बट टाइम नहीं है बेटा। जब चीजें करने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, काश मैं ना 1-2 महीने पहले ना सिलेबस खत्म कर चुका होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो रिग्रेट ना करके यार, अभी हमारे पास समय है, इतना समय है कि अगर आप लोग आज से भी स्टार्ट करते हो ना, तो अभी आप लोग बहुत बेहतरीन एक अच्छा मेडिकल कॉलेज और एक अपना सपना जो यार आपने बहुत समय पहले से देख रहे हो ना, अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर देखा है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो सपना पक्का पूरा होगा, अदरवाइज वो सपना सपना ही रह जाएगा। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी तरफ से जितना मैं एफर्ट लगा सकता था, जो चीजें आपको रियलाइज में करा सकता था, मैंने अपना बेस्ट दिया। अब आपकी बारी है कि आपको अपना बेस्ट देना, बिकॉज सपना आपका ही नहीं, आपके पेरेंट्स का भी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से मेहनत करें। और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, टेलीग्राम पे मैं डेली बेसिस पे लाइव वीसीज वीडियो चैट्स लाइक स्टार्टेड होती हैं, शेड्यूल होती है, आप लोग मेरे से वहां पे कभी भी कुछ भी डाउट्स अपने क्वेरीज वगैरह सॉल्व करवा सकते हैं। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट।